इस कहानी की शुरुआत होती है उस भविष्य के समय को दिखाते हुए जब इंसान काफी आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने लगातार टेक्नोलॉजीज पर काम किया और उसे एडवांस करके काफी आगे भी निकल गए। यहाँ पर हमें अब एक प्राइवेट कंपनी दिखाई जाती है जो अलग अलग तरह के एंड्रॉइड रोबोट्स तैयार करते थे। ये रोबोट्स इतने एडवांस होते हैं कि एक समय पर पता ही नहीं लगाया जा सकता कि इंसान कौन है और रोबोट कौन है, क्योंकि इनके अंदर वो सारे फीलिंग्स डाले जाते थे जो इंसानों के बॉडी में मौजूद होते हैं। ये प्राइवेट कंपनी अपने सारे रोबोट्स को सिमुलेंट्स नाम से बुलाते थे। इन रोबोट्स को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये इंसानों के बहुत ही अच्छे से काम आ सके। लेकिन इन रोबोट्स के अंदर 4 नियम सेट किए गए थे जिसे कि वो कभी नहीं तोड़ सकते। पहला नियम था कि ये सभी रोबोट्स यानी कि सिमुलेंट्स किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकते। दूसरा नियम होता है कि ये अपने बॉडी में कुछ भी चेंजेस या फिर खुद को अपग्रेड नहीं कर सकते। तीसरे रूल में इन्हें गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और चौथे और आखिरी नियम में उन्हें अपने ओनर द्वारा बताए गए सारे काम को करना है। ये चारों नियम हर सिमुलेंट्स को फॉलो करना ही पड़ता था और उनकी बॉडी में ये सारी प्रोग्रामिंग की गई होती है। जिस भी कस्टमर को सिमुलेंट्स चाहिए होता था वो कंपनी में आता और अपने हिसाब से रोबोट्स लेकर जाता। इन रोबोट्स के अंदर तो इंसानों से भी ज्यादा काम करने की एफिशिएंसी है जो कभी थकते ही नहीं। अब हमें इवान और डेसी नाम का एक कपल दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो दोनों अपनी लाइफ काफी मजे से जी रहे होते हैं। उनके भी घर में एक बूढ़ी सिमुलेंट रहा करती थी जो उसके घर के सारे काम करती। इवान को पियानो बजाना बहुत पसंद था और वहीं डेसी पूरा दिन पेंटिंग किया करती। दोनों में से कोई भी घर का काम करता ही नहीं क्योंकि उस बूढ़ी सिमुलेंट ने सब कुछ संभाल लिया था। एक तरह से इवान और डेसी उस बूढ़ी सिमुलेंट पर डिपेंडेंट हो चुके थे जो घर के छोटे मोटे काम भी नहीं करते। लेकिन इवान को हमेशा एक अजीब तरीके के सपने आते थे। इस सपने के अंदर वो ये दिखता है कि वो अपनी वाइफ और सिमुलेंट के साथ गाड़ी में बैठकर जा रहा है, लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी एक दूसरी कार से टक्कर हो गई और बुरी तरीके से एक्सीडेंट होने के कारण उनकी कार एक पहाड़ पर से नीचे गिरने लगती है। इस खतरनाक एक्सीडेंट में वो और उसकी वाइफ तो मर चुके थे, लेकिन वो सिमुलेंट एकदम जिंदा रहती है। यही सारी खौफनाक चीजें देखकर इवान बीच में ही उठ जाता था। चौंकाने वाली बात ये थी कि इवान यही सपना बहुत बार देख चुका होता है। उसने तो ये सारी बातें अपनी वाइफ को भी बताई, लेकिन डेसी इवान को यही बोलकर चुप करा देती है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक इमेजिनेशन है, ऐसी कोई भी चीज सच ही नहीं हो सकती। लेकिन इवान को कहीं ना कहीं लग रहा था कि डेसी उससे कुछ छुपा रही है, क्योंकि जब भी ये सपने की बात आती डेसी उस टॉपिक को ही पलट देती। और तो और डेसी पता नहीं क्यों इवान को अपने कमरे में ही नहीं आने देती, जैसे कि वो उससे दूरियां बनाने लगी है। बेचारा इवान इन्हीं बातों को सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर उससे गलती क्या हो गई। पर एक शॉकिंग रियलिटी तो हमें कुछ देर के अंदर पता ही चलने वाली है। अब हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जा रहा था जिनका काम होता है कि इन सारे सिमुलेंट्स और रोबोट्स के ऊपर नजर रखना। अगर कोई भी रोबोट्स अपने बनाए गए नियम को तोड़ता है तो उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी कि इंसानों और रोबोट्स के बीच शांति बनाए रखने का काम यही सारी पुलिस ऑफिसर्स करते थे। हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन पर एक सिमुलेंट के बारे में पता कर रहा था। उस सिमुलेंट का नाम सिमी होता है जो पिछले कई सालों से एकदम बंद थी, लेकिन हाल ही में उसके सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से आजाद होकर कहीं छुपी हुई है। उस डिटेक्टिव को किसी भी तरीके से सिमी को पकड़ना होगा क्योंकि वो नियमों को तोड़ रही थी। अब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद डिटेक्टिव को ये पता चल जाता है कि सिमी एक रेंटल अपार्टमेंट में रह रही है, इसीलिए वो तुरंत ही उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पर चला गया था। सिमी जैसे ही बाहर आई डिटेक्टिव ने उसके ऊपर गन तान दी, पर यहाँ सिमी जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी वो सारे नियमों को तोड़ते हुए डिटेक्टिव पर हमला कर देती है। उसने डिटेक्टिव का गन छीन लिया और उसे खींचते हुए एक दूसरी तरफ लेकर गई जहाँ से वो उसके ऊपर हमला ना कर सके। उसे चकमा देकर सिमी तुरंत ही वहां से दूर भागने लगी। ताज्जुब की बात ये होती है कि सिमी ऐसा कर कैसे पा रही है, क्योंकि रोबोट्स के अंदर वही सारी प्रोग्रामिंग की गई थी जिससे कि वो किसी भी इंसानों पर हमला ना कर सके और चारों के चारों नियमों को फॉलो करें। लेकिन सिमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी नियमों को फॉलो ही नहीं कर रही है। वो तो लगातार इतने सारे लोगों के बीच में से दूर भाग रही थी। लेकिन अब वो डिटेक्टिव बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपनी कार के पास आता है और वहां से बहुत ही अजीब तरीके की मैग्नेटिक गन्स निकालता है। ये गन्स इतनी ज्यादा एडवांस थी जो इन्हीं सिमुलेंट्स को मारने के लिए बनाई गई होती हैं। डिटेक्टिव ने वो गन बाहर निकालकर आसमान की तरफ शूट कर दिया जिससे कि एक वेव चारों तरफ फैल जाती है। इस वेव की वजह से सारे के सारे सिमुलेंट्स अपनी जगह पर रुक गए थे और अब डिटेक्टिव बड़ी आसानी से ढूंढते हुए सिमी के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ने के लिए उसके गले में एक कॉलर डाल देता है। इस कॉलर की वजह से सिमी उनकी पूरी तरीके से कंट्रोल में हो जाएगी।
डिटेक्टिव तुरंत ही सिमी को अपनी कंपनी में छोड़ देता है जहाँ पर वैज्ञानिक उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और वो अपनी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिमी के ही घर पर रुक गया था। उस जगह पर डिटेक्टिव को बहुत सारी चीजें मिली जिसे कि वो देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पर काइल नाम का एक दूसरा आदमी आ गया था जो पड़ोस में ही रहता है। काइल कह रहा था कि आखिर तुमने सिमी के साथ क्या किया, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और मैं उसका पड़ोसी हूँ। लेकिन यहाँ डिटेक्टिव ने काइल की आंखें खोली कि जिस लड़की के साथ तुम इतने टाइम से रह रहे हो वो एक रोबोट है और तुम लकी हो कि अभी तक तुम जिंदा हो, नहीं तो इस टाइप के रोबोट किसी भी इंसान की जान की फिक्र नहीं करते। अब यहाँ काइल के जाने के बाद डिटेक्टिव वहाँ की सारी चीजें देख रहा था जिसमें उसे कई सारी पेंटिंग्स और कहानियों की किताबें मिली, पर डिटेक्टिव नहीं समझ पाता कि आखिर ये चीजें सिमी के पास कैसे आईं। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सिमी के अंदर ये सारी प्रोग्रामिंग किसने की जो पूरी तरीके से इंसानों जैसी होती है, यानी कि उसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स और इमोशंस आ चुके थे। अब डिटेक्टिव अपनी सारी छानबीन खत्म करके वापस अपनी कंपनी की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अब सिमी को पकड़ लिया गया था जिसके ऊपर सभी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उन्होंने तो फिलहाल के लिए सिमी की बॉडी से वो सारे चिप निकाल दिए थे जिससे कि उससे ह्यूमन इमोशंस मिल रहे होते हैं। वैज्ञानिकों ने जब उस चिप को बहुत ही बारीकी से देखा तब ये पता चला कि इसके अंदर किसी ने प्रोग्रामिंग में चेंजेस किए हैं, यानी कि सिस्टम को हैक करके उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग इंक्लूड किए हैं जिससे कि सिमी को ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग महसूस हो रहे थे। पर आखिरकार ये कौन कर रहा है इसका पता जल्द से जल्द लगाना होगा, क्योंकि इसी तरीके से अगर सारे रोबोट्स या फिर सिमुलेंट्स के अंदर चेंजेस किए गए तो वो इंसानों की बात कभी नहीं मानेंगे और खुद की एक नई आर्मी बना लेंगे। इसीलिए अब उसे डिटेक्टिव को ये इन्वेस्टिगेशन दी जाती है कि वो उस हैकर के बारे में पता लगाए जिसने के प्रोग्रामिंग में चेंजेस किए हैं। अब यहाँ सिमी के मेमोरी में देखने के बाद उसे कोई और नहीं बल्कि काइल दिखाई देता है, क्योंकि सिमी काइल से बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगी थी। पर डिटेक्टिव को भी नहीं समझता कि आखिर रोबोट के लिए प्यार करना कैसे पॉसिबल है। उसका पूरा शक काइल के ऊपर चला गया था, इसीलिए डिटेक्टिव तुरंत ही काइल के घर पर आकर उससे छानबीन करता है, लेकिन काइल तो घर पर ही नहीं मौजूद था। जिसके बाद डिटेक्टिव सिमी के घर पर चला गया वहाँ अपनी कुछ देख रेख करने के लिए। उस जगह पर डिटेक्टिव को एक बुक मिलती है जो कि सिमी की थी, पर आखिरकार किसी रोबोट को किताब की क्या जरूरत है। फिर भी वो डिटेक्टिव उस दुकान पर चला गया जहाँ से ये किताब खरीदी गई थी। डिटेक्टिव इस किताब के बारे में दुकानदार से पूछ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर काइल आ चुका था। काइल डिटेक्टिव को देखकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। डिटेक्टिव भी लगातार उसका पीछा करते रहता है, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। काइल बहुत ही ज्यादा दूर भाग चुका था, लेकिन अब ये बात तो कंफर्म है कि काइल कहीं न कहीं इस केस से रिलेटेड है। अब हमें उन दोनों कपल में से डेसी दिखाई जाती है जो कि स्विमिंग कर रही थी, लेकिन उसे अचानक अच्छी फीलिंग नहीं हो रही होती। डेसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए इवान उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए पास आ चुका था। हालांकि थोड़ी देर तक डेसी भी इवान के पास रह रही थी, लेकिन वो बाद में उसे दूर हटा देती है और अब डेसी कह रही थी कि शायद सच्चाई बताने का समय आ चुका है। डेसी आखिरकार इवान को लेकर अपने कमरे में चले जाने लगी, जहाँ पर वो किसी और को भी अंदर नहीं आने देती थी। अंदर जाते ही डेसी ने इवान को एक रोबोट दिखाया जो सेम टू सेम डेसी का कॉपी था, यानी कि डेसी ने भी अपना एक सिमुलेंट बना कर रखा हुआ है। तब जाकर डेसी इवान को एक सच्चाई बताती है कि तुम कोई इंसान नहीं हो, बल्कि तुम भी एक रोबोट यानी कि सिमुलेंट हो। इवान को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि डेसी क्या कह रही है। उसे तो लगता है कि डेसी सिर्फ एक मजाक कर रही थी, लेकिन डेसी इवान को मिरर के सामने लेके जाती है और उसके सिस्टम को ऑन करती है, जिससे कि इवान के चेस्ट का थोड़ा सा पार्ट ओपन हो गया था और पता चल रहा था कि वो पूरी तरीके से एक रोबोट है। इवान तो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पर वो नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो तो अपने आप को शुरुआत से एक इंसान ही समझता था। तब जाकर डेसी इवान को बताती है कि तुम्हें जो हमेशा एक्सीडेंट के सपने आते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि रियलिटी के थे, यानी कि कुछ समय पहले हमारा सच में एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर तुम मारे गए, और उसके बाद डेसी ने कंपनी के वर्कर से कांटेक्ट किया और तुम्हारा क्लोन बना लिया। दरअसल ये सारी चीजें मैं और तुमने पहले ही डिसाइड करके रखी थी। हमें बात हुई थी कि जब भी हम दोनों में से कोई भी मर जाएगा तो वो दूसरी शादी करने के बजाय एक दूसरे के क्लोन के साथ रहेंगे, जिससे कि उनके बीच का प्यार तभी भी जिंदा होगा। पर अब डेसी को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि इवान के अंदर ह्यूमन इमोशंस आने लगे हैं, इसीलिए वो कंपनी में कंप्लेन करती है कि इवान के सिस्टम को चेक किया जाए। हालांकि इवान डेसी से कह रहा था कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। डेसी ने तुरंत ही ये बात सुनकर उसके सिस्टम को बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता होता है कि रोबोट कभी भी ह्यूमन इमोशंस नहीं ला सकते, यानी कि इवान के बॉडी में कुछ खराबी आ चुकी है। अब डेसी के घर पर काइल अपने आप को कंपनी का एम्प्लॉय बताकर आता है, जो इवान के पूरे सिस्टम की जांच करके उसका ट्रीटमेंट करेगा। काइल भी अब आकर इवान के क्लोन की सारी चीजें चेक करने लगा था।
डेसी कायल को बताती है कि आखिरकार इस क्लोन को मेरे हस्बैंड की यादें कैसे याद हैं। इस तरीके की प्रोग्रामिंग तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं की गई थी। लेकिन होल बॉडी चेकअप करने के बाद कायल ने बताया कि जब आपके हस्बैंड मरे थे तब उनकी कुछ मेमोरीज इस रोबोट के प्रोग्रामिंग में ट्रांसफर कर दी गई थी और वो पता नहीं कैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब डेसी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो एक सिमुलेंट के साथ रहे। डेसी तो कह रही थी कि तुम पूरी तरीके से इस रोबोट को बंद कर दो जिससे कि ये मेरे साथ ना रह पाए। कायल उसे पूरी तरीके से बंद तो कर देता, लेकिन उसने डेसी को एक एडवाइस दी कि तुम इसे पूरी तरीके से खत्म ना करके एक ऐसी जगह पर छोड़ दो जहाँ पर बाकी सारे सिमुलेंट्स रहा करते थे। कायल ये बता रहा था कि इससे आपके हस्बैंड के क्लोन को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा और वो अपनी जिंदगी वहाँ पर गुजार सकता था। डेसी काफी सोचने के बाद ये समझती है कि भले ही ये रोबोट उसके हस्बैंड का क्लोन है, लेकिन आखिरकार ये उसके हस्बैंड का एक पार्ट था जिसके अंदर कई सारी यादें मौजूद हैं। इसीलिए अब डेसी कायल से उस नए जगह का एड्रेस ले लेती है जहां पर वो सिमुलेंट्स को भेजते थे और अब डेसी अपने हस्बैंड के क्लोन को भी वहीं पर भेजेगी। वहीं दूसरी तरफ अब डिटेक्टिव एंड्रॉइड रोबोट तैयार करने वाली कंपनी की लीडर के साथ मौजूद था। दरअसल डिटेक्टिव सिमी के बारे में सारी जानकारी बताकर कायल के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि उसे खुद पता चला था कि कायल एक मेंटेनेंस वर्कर बनकर एक कस्टमर के घर पे गया था। इसीलिए उसने लीडर से पूछा कि ये आपके यहाँ पर काम करता है कि नहीं। हालांकि लीडर कह रही थी कि कायल नाम का कोई भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ नहीं काम करता, लेकिन जब डिटेक्टिव ने उसका एक स्केच दिखाया तो लीडर तुरंत ही उसे पहचान जाती है। उसने कहा कि ये एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही टैलेंटेड वैज्ञानिक था। इसी ने ही हमारी कंपनी में सबसे पहले एंड्रॉइड रोबोट्स का मॉडल तैयार किया था जो आज तक परफेक्टली चल रहा है। लेकिन कुछ ही समय बाद कायल ने खुद ही ये नौकरी छोड़ दी और कहने लगा कि मैं रोबोट के साथ इस तरीके के जुल्म को नहीं देख सकता, क्योंकि जैसे जैसे रोबोट्स तैयार होते जा रहे थे इंसान उन्हें अपने गुलामों की तरह यूज करते थे, जैसे कि रोबोट उनके नौकर हों। और ये बातें कायल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी नौकरी और सारी चीजें छोड़ दी। हमारे पास तो उसका दिया गया मॉडल था, इसीलिए हम उसे कंटिन्यू करते गए और आज हमारी कंपनी सबसे टॉप पर है। लेकिन यहाँ डिटेक्टिव पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो कायल को कहाँ ढूंढे, उसका प्लान क्या था और वो क्यों कस्टमर के घर पे मेंटेनेंस वर्कर बनकर जा रहा है। ये बातें पता लगाना डिटेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। इसीलिए वो कायल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके पूरे अकाउंट और लोकेशन को हैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब डेसी इवान के क्लोन को उसी जगह पर लेकर आ गई थी जहां का एड्रेस कायल ने दिया था और इसी जगह पर सारे सिमुलेंट्स को रखा जाता था। डेसी इवान के क्लोन को एक कमरे में लेकर आ जाती है और गुड बाय कहकर वहां से चली भी जाती है। उसने तो इवान के क्लोन से अच्छे से बात भी नहीं की। इवान के क्लोन को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो कहाँ आ गया है और इसके आगे क्या होगा। तभी वहां कायल की एंट्री होती है जो इवान के रोबोट को बता रहा था कि तुम यहाँ पर बाकी सिमुलेंट्स के साथ पूरी तरीके से सुरक्षित हो और अगर तुम चाहते हो कि डेसी तुम्हारी जिंदगी में फिर से आ जाए तो तुम्हें मेरी बात मानकर मेरे प्लान में शामिल होना पड़ेगा। इवान का क्लोन इस बात के लिए रेडी हो जाता है। वहीं पर वो डिटेक्टिव लगातार कायल के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था और उसके पुराने कोई वीडियो फुटेजेस देखता है जिसमें कि उसे कोई क्लू मिल जाए, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। और तो और कायल की लोकेशन के बारे में भी वो पता नहीं लगा पा रहा था। उस डिटेक्टिव ने तो थोड़ी देर के लिए सिमी को भी एक्टिवेट कर दिया था जिसकी वजह से वो कायल के बारे में कुछ पता लगा सके, लेकिन सिमी तो कुछ बताती ही नहीं। वो अपनी नजर नीचे करके खड़ी हुई थी। अब यहाँ इवान के क्लोन को डेसी की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और वो नहीं समझ पा रहा था कि वो उससे दूर क्यों हो गई। साथ ही साथ इवान के क्लोन को अभी तक भरोसा नहीं हुआ था कि वो एक रोबोट है, इसीलिए वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए उसी जगह पर चला गया था जहां पर उसका पहले एक्सीडेंट होता है। उस जगह पर एक कार देखने के बाद इवान समझ चुका था कि ये शायद मेरी ही गाड़ी है, क्योंकि इसी टाइप के सपने वो बार बार देखा करता था। और अब वो सच में समझ गया था कि डीसी ने जो भी कहा होता है वो सच है। इवान जब अपने घर में आया तब वो कायल से बात करता है कि प्लीज मेरी मदद करो। कायल कहता है कि तुम जरा भी टेंशन मत लेना, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स पता है और मैं चाहूँ तो तुम्हें पूरी तरीके से इंसानों में कन्वर्ट कर सकता हूँ जिससे कि कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इवान कायल को ये करने के लिए अप्रिशिएट कर रहा था और वो इस बात के लिए रेडी भी हो जाता है। कायल ने तुरंत ही इवान को बेहोश किया और उसके सिस्टम में कुछ चेंजेस करने लगे। उसने तो इवान के बॉडी में से वो चिप भी निकाल ली थी जिससे कि लोग उसे कंट्रोल कर पाए, यानी कि अब इवान पूरी तरीके से आजाद हो चुका है और अपनी ही मर्जी के अकॉर्डिंग वो काम कर सकता था। इवान का क्लोन भी काफी अच्छा फील कर रहा होता है, इसीलिए कायल इवान के साथ सेलिब्रेट करने के लिए एक नाइट पार्टी में आ जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि डिटेक्टिव को अब उनका लोकेशन मिल चुका था। वहाँ के एक सीसीटीवी कैमरे में उसे इवान भी दिखाई देता है, इसीलिए वो डेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उसके हस्बैंड का क्लोन है। कायल तो इवान के साथ नाइट क्लब में आकर काफी मजे करता है। वहाँ पर पता नहीं कैसे और भी सारे सिमुलेंट्स मौजूद थे जिन्हें की कायल ने बनाया था। वो उनके साथ मिलकर कुछ बातें कर रहा होता है। तब जाकर हमें
हमें एक डार्क रियलिटी पता चली कि काइल जो एक बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक है, वो नहीं चाहता था कि सभी रोबोट जो कि कंपनी बना रही है वो 4 रूल्स को फॉलो करके इंसानों के गुलाम बन जाए। इसीलिए काइल ने सबसे पहले सिमी के बॉडी में चेंजेस कर दिए जिससे कि वो इंसानों की तरह बिहेव करने लगी। और अब उसका प्लान था कि वो पूरी कंपनी के रोबोट्स को इसी तरीके से बना देगा जिससे कि उन्हें चारों नियम फॉलो ना करने पड़े और वो अपनी खुद की एक लाइफ जिए। इसीलिए पार्टी खत्म होने के बाद काइल अपने साथियों के साथ उस कंपनी के एक दूसरे साइंटिस्ट के पास चला जाता है जिसके पास मेन कंट्रोल था। उन्होंने उस वैज्ञानिक को किडनैप कर लिया और अब यूजर आईडी और पासवर्ड लेने के बाद काइल अपने कंप्यूटर में वो हैकिंग डिवाइस इंक्लूड कर रहा था जिससे कि वो कंपनी के पूरे सिस्टम में ये वायरस फैलाकर सारे रोबोट्स के अंदर इंक्लूड कर दे। हालांकि उसने वो खतरनाक वायरस पुश कर दिया होता है, लेकिन उसे सभी रोबोट्स के सिस्टम में पहुंचने के लिए 2 दिनों का समय लगने वाला था। इसीलिए काइल उस वैज्ञानिक को तब तक किडनैप करके रखता है जब तक सारी चीजें नहीं हो जाती। लेकिन अगले ही दिन लोकेशन पता चलने के बाद डिटेक्टिव ने सभी लोगों को भेज दिया था वहां उन्हें पकड़ने के लिए। हालांकि उस जगह पर काइल और इवान नहीं रहते, पर वहां काइल द्वारा बनाई गई एक रोबोट मौजूद थी जिसे कि डिटेक्टिव और सभी लोग अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से रोक देते हैं। वो सभी तो उस लेडी सिमुलेंट को अपने ऑफिस में पूछताछ के लिए लेकर आ गए थे, पर यहाँ डिटेक्टिव की पूरी टीम उसके अंदर मौजूद सारे डेटा को कॉपी नहीं कर पा रही होती क्योंकि काइल ने उसके ऊपर मल्टीपल सिक्योरिटी के लेयर्स लगा के रखे थे जिससे कि कोई भी उसके सिस्टम को हैक करके डेटा गैदर नहीं कर सकता था। सिमी भी वहां पर आ जाती है जो देखती है कि ये रोबोट तो सेम टू सेम मेरी जैसी दिख रही है, यानी कि काइल जो सिमी से प्यार करता था वो हमेशा ही इसी तरीके के रोबोट बनाता है। अब अचानक पता नहीं क्यों उस लेडी सिमुलेंट के गले पर रेड लाइट जलने लगी, यानी कि अब उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो चुका होता है। थोड़ी ही देर के अंदर उस लेडी सिमुलेंट का गला फट गया था और वो तुरंत ही मर गई। काइल काफी ज्यादा स्मार्ट होता है और उसने इस बात की प्रेडिक्शन पहले ही लगा कर रखी थी। अब डिटेक्टिव ने डेसी को उसके हस्बैंड के क्लोन के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए डेसी उस लोकेशन पर चली जाती है जहाँ पर उसने अपने हस्बैंड के क्लोन को छोड़ा था। डेसी पूरी तरीके से चौंक गई थी क्योंकि उसके हस्बैंड का क्लोन घर पर नहीं था और वो एकदम अजीब तरीके का बिहेव कर रहा होता है। जब इवान का क्लोन घर पर आया तो डेसी उस पर चिल्ला रही थी कि तुम्हें इस तरीके से नहीं घूमना चाहिए, तुम एक सिमुलेंट हो और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इवान की बातें पहले से ज्यादा मैच्योर लग रही थी। वो कह रहा था कि मैं किसी के भी कंट्रोल में नहीं हूँ, हालांकि मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अब मुझे कोई भी हुक्म नहीं दे सकता। यहाँ इवान भले ही कितना भी आगे बढ़ चुका हो, लेकिन उसे डेसी के पास रहना काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो बातें करते करते डेसी के काफी क्लोज आ गया था। लेकिन डेसी तुरंत समझ जाती है कि ये एक रोबोट है और वो वहां से चली गई थी। हालांकि शाम के समय बहुत सारे फ्लावर्स लेकर इवान डेसी के घर पर भी गया, लेकिन डेसी तो अपने एक दोस्त के साथ डेट पर जा रही थी। डेसी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर इवान को काफी ज्यादा जलन हुई और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ गया था। अब अगले दिन डेसी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में डिटेक्टिव के पास आकर उसे बता देती है कि आखिरकार काइल और इवान कहां पर मौजूद हैं। वो उसी सेंटर का एड्रेस बता रही थी जहां पर बहुत सारे रोबोट्स रहते हैं। अब लोकेशन पता चलने के बाद डिटेक्टिव अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर जाने के लिए रेडी होने लगा। लेकिन यहाँ सिमी, जिसे कि काइल ने ही बनाया था कि तुम पर डिटेक्टिव के लोगों ने हमला कर दिया है, वो और कोई नहीं बल्कि काइल ही होता है। काइल और इवान तो जल्द से जल्द उस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपना सारा जरूरत का सामान इकट्ठा कर लिया था। तभी इवान ने बताया कि मेरा और डीसी का एक पुराना फार्म हाउस है, वहां पर हम पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए अब वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए फार्म हाउस के लिए निकल पड़े थे। यहाँ डिटेक्टिव और इसके लोगों को आने में थोड़ी सी देर हो गई और वो जब तक वहाँ पहुंचे तब तक काइल और इवान वहाँ से निकल चुके थे। कुछ भी हाथ न लगने के बाद डिटेक्टिव सभी के साथ वापस आ गया। सिमी कह रही थी कि मैं काइल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और जब तुम लोग यहाँ से गए थे तो मैंने ही उसे कॉल करके बता दिया कि तुम दोनों वहाँ से निकल जाओ। डिटेक्टिव को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और उसने सिमी को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। वो कह रहा था कि सिमी को पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर दो, मुझे इस तरीके के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सिमी को जब डीएक्टिवेट किया जा रहा था तो वो काफी ज्यादा तड़प रही थी, जैसे कि उसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स आ गई हो। लेकिन डिटेक्टिव सिर्फ उसे एक रोबोट समझता था, इसीलिए उसके मन में कोई गिल्ट नहीं होता। इसीलिए वो डिटेक्टिव को कॉल करके बता देती है कि वो दोनों जरूर मेरे फार्म हाउस पर गए होंगे। लेकिन इस बार डिटेक्टिव अकेले ही जाने का डिसाइड करता है। फार्म हाउस पर काइल और इवान तो पहुंच गए थे, लेकिन सुबह होते ही पता चला कि डिटेक्टिव भी वहां आ चुका है, जिसने कि उनके ऊपर गन तान दी।
कायल अब तुरंत ही डिटेक्टिव के पास आ गया और दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होने लगी। कायल पता नहीं क्यों इवान को थोड़ा सा मार रहा था तो उससे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, पर अब डिटेक्टिव ने बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कायल को हाथ पर गोली मार दी। लेकिन जब कायल अपने हाथों को देखता है तो उसके अंदर से रेड कलर का ब्लड नहीं बल्कि व्हाइट टाइप का सब्सटेंस बाहर आ रहा था, जिससे हमें यह अंदाजा हो जाता है कि कायल भी एक रोबोट है और उसके पास भी ह्यूमन फीलिंग्स और आइडियाज हैं, जिससे कि वो और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहता था। कायल ने फिलहाल के लिए डिटेक्टिव को मार मार कर दूर फेंक दिया। वो तो उसे भी घायल कर देता है और एक गोली भी मार देता है। डिटेक्टिव समझ चुका था कि वो कायल से किसी भी हालत में जीत नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए फार्म हाउस के अंदर जाकर छुप गया। हालांकि इवान भी डिटेक्टिव के सामने आकर कह रहा था कि अब तुम बचने नहीं वाले। डिटेक्टिव तो फार्म हाउस से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ही रहा होता है, लेकिन अब गोली लग चुकी थी और बाहर का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा ठंडा था और इसी तरीके से तड़पते तड़पते उसकी मौत हो गई। अब हमें यहाँ 2 दिन बाद का समय दिखाया जा रहा था जहां कायल द्वारा स्प्रेड किया गया वो वायरस पूरी तरीके से फैल चुका होता है और अब वो धीरे धीरे सारे सिमुलेंट्स और रोबोट के बॉडी में इंक्लूड होने लगा था, जिससे कि प्रोग्रामिंग में चेंजेस होने के कारण कोई भी रोबोट अब वो 4 नियम नहीं फॉलो कर देगा। जिससे कि प्रोग्रामिंग में चेंजेस होने के कारण कोई भी रोबोट उन 4 नियम को नहीं फॉलो करेगा। उनकी भी अब एक लाइफ होगी और वो किसी भी इंसान के गुलाम नहीं रहेंगे। यानी कि कायल ने जो प्लान बनाया था वो उसमें कामयाब हो गया। इवान कायल की कंडीशन को देखकर कहता है कि तुम तो मरने वाले हो, लेकिन कायल ने कहा कि मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। मेरा काम था इस वायरस को पूरी तरीके से फैलाकर सभी रोबोट्स की मदद करना, जो कि सक्सेसफुली हो भी चुका है। और जब मैं डीएक्टिवेट हो जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा असली मालिक यानी कि असली कायल आ जाएगा और इस रोबोट की कमिटी को आगे बढ़ाएगा। यानी कि ये सारी चीजें असली वाला कायल जो कि इंसान था वो कर रहा था। यानी कि ये सारी चीजें असली वाले कायल जो कि इंसान था, जिसने की प्रोटेक्शन के लिए अपने क्लोन को इस मिशन में आगे बढ़ाया। कुछ ही समय में कायल का रोबोट डीएक्टिवेट होने के बाद वहां पर उसका असली ओनर यानी कि ह्यूमन कायल आ चुका था। इवान कायल का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से उसके सभी कम्युनिटी वाले रोबोट्स आजाद हो चुके हैं। इवान अब आखिरी बार अपनी वाइफ डेसी से मिलने चला गया था, इसीलिए इवान डेसी के काफी पास आ जाता है, पर डेसी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। इस बात पर इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने डेसी का बाल पकड़कर पानी में डुबा दिया। वो समझ पा रहा था कि एक रोबोट होना कितना ज्यादा मुश्किल का काम है, इसीलिए उसने डेसी को पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया। जिसके बाद इवान कमरे में आकर डेसी के ही रोबोट को एक्टिवेट कर दे रहा था और अब वो डिसाइड करता है कि वो डेसी के ही रोबोट के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। वो दोनों साथ मिलकर एक अच्छे कपल की तरह रहते थे। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।